हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर NCERT हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 13वां है। यहाँ पर हम लोग महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग महात्मा गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान दिया। आप में से कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो रही है तो हम केवल महात्मा गांधी जी पर ही फोकस क्यों कर रहे हैं। हमारे पास तो तमाम लीडर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस से लेकर वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे बहुत सारे लीडर रहे हैं। हम उनका नाम क्यों नहीं यूज करते हैं, हम महात्मा गांधी का ही नाम क्यों लेते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी जी को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मन में बैठी हुई जो नकारात्मक धारणा है उसको निकालना पड़ेगा। किसी व्यक्ति का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसका मूल्यांकन केवल अच्छे या केवल बुरे के आधार पर करना व्यर्थ है। किसी भी व्यक्ति में अच्छाई और बुराई एक अनुपात में मौजूद होती है। हो सकता है उस व्यक्ति में अच्छाई ज्यादा हो, बुराई कम हो सकता है किसी व्यक्ति में बुराई और अच्छाई बैलेंस में हो, या फिर यह भी हो सकता है किसी व्यक्ति में बुराई ज्यादा हो और अच्छाई कम हो। तो अगर आप में से कई लोग जो महात्मा गांधी के बारे में नकारात्मक धारणा बना चुके हैं कि महात्मा गांधी ने बहुत बुरा किया, अहिंसक आंदोलन चलाया जिसकी वजह से हमें आज़ादी देर से मिल पाई, या फिर भगत सिंह को बचा सकते थे। कई लोग ये भी मानते हैं कि देश जो विभाजन हुआ है उसके लिए महात्मा गांधी जी जिम्मेदार हैं, इनकी अहिंसक नीतियां जिम्मेदार हैं। महात्मा गांधी जी की वजह से ही आज जो हम तमाम तरह के जो मुद्दे धार्मिक मुद्दे देख रहे हैं वो महात्मा गांधी की देन है। इस तरह की तमाम नकारात्मक धारणाएं जो हैं, बातें जो हैं समाज में प्रचारित की गई हैं। लेकिन महात्मा गांधी का अगर हम समग्र मूल्यांकन करें तो हम ये पाएंगे कि महात्मा गांधी भारत के इतिहास में ऐसे पहले राजनेता हुए हैं जिन्होंने भारत के सभी तबकों को एक साथ जोड़ा है। यानी ये सभी को जोड़ पाने में समर्थ हो पाए हैं। भारत की चाहे उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, तेलुगु हो, तमिल हो, हर वर्ग का व्यक्ति, हर भाषा का व्यक्ति इनसे जुड़ पाया है। यानी इनमें जो सबको साथ लेने की जो इनके अंदर क्षमता थी, ऐसी क्षमता आपको किसी भी नेता में नहीं दिखेगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारे क्रांतिकारी और भी थे, और हर क्रांतिकारी की अपने अपने काम करने के तरीके थे। कुछ लोग गर्मपंथी भी थे, कुछ लोग नरमपंथी भी थे। गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान ये रहा है कि गांधी जी सबको साथ लेकर चले हैं। गांधी जी ने जितने भी क्रांतिकारी थे उनमें समन्वय स्थापित किया, क्योंकि गांधी जी जानते थे अगर कोई केवल एक विचारधारा लेकर आगे बढ़ेगा तो उससे क्रांति नहीं मिलेगी। जब तक हम एक साथ एकजुट नहीं होंगे तब तक हम अपनी जो आज़ादी है उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। तो गांधी जी का दूसरा सबसे बड़ा योगदान जो है, जितने भी हमारे क्रांतिकारी उस समय के रहे हैं उन सबको एक साथ जोड़ा है, और एक साथ जोड़कर तब ये आज़ादी के आंदोलन को आगे लेकर गए हैं। तो एक तो योगदान इनका सबसे बड़ा ये है। तो देखिए, 2-3 ये बातें मैंने कॉमन इनके बारे में बता दी हैं। एक तो भारत की जितनी भी जनता है, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, आपकी मातृभाषा कोई भी हो, हर वर्ग का व्यक्ति गांधी से जुड़ पाया है। इस वजह से गांधी जो है जन नेता के रूप में उभरे हैं, और महात्मा गांधी को इस विशाल जन समर्थन की वजह से ही हमारा जो आज़ादी का आंदोलन है ये आगे बढ़ पाया है। आप में से तमाम लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। जैसे आप कुछ लोग कहते हैं कि सर भगत सिंह को होना चाहिए था, सुभाष चंद्र बोस को होना चाहिए था। अगर आप उन सबका मूल्यांकन करें तो आप ये पाएंगे कि ये जो क्रांतिकारी और भी रहे हैं, मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप खुद से मूल्यांकन करें तो आप ये पाएंगे ये समाज के खास वर्ग को आकर्षित कर पाए हैं, समाज के सभी वर्गों को नहीं जोड़ पाए हैं। महात्मा गांधी ऐसे पहले व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने मजदूर से लेकर दलित, मजदूर, किसान, व्यापारी, ठीक है, सभी को आपस में जोड़ा है, मध्य वर्ग में सभी को जोड़ा है। और ये सबसे बड़ी महात्मा गांधी की उपलब्धि है। इसी आधार पर महात्मा गांधी को जो है देश में राष्ट्रवाद के विकास का नायक माना जाता है। तो यहाँ पर हम राष्ट्रीय आंदोलन की जो बात करेंगे वो महात्मा गांधी को केंद्र में रखकर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि महात्मा गांधी क्यों केंद्र में है, महात्मा गांधी को रखकर हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज को लेकर आपके माइंड में जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। जैसे हम इटली के निर्माण के साथ गैरीबाल्डी को, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ जॉर्ज वाशिंगटन को, और वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष में ची मिन्ह को जोड़कर देखते हैं। इसी तरह महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता माना जाता है। चूंकि गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली थे। प्रभावशाली का मतलब क्या था कि सभी को जोड़ पाए हैं। भारत की जितनी भी जनता है, किसी भी प्रदेश की जनता है, उन सभी जनता को भारत जोड़ पाए हैं। यानी इनका प्रभाव सबसे ज्यादा था और सम्मानित हैं। अतः उन्हें दिया गया उपयुक्त विशेषण गलत नहीं है।
हालांकि वाशिंगटन अथवा हो ची मिन्ह की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन व्रत उस समाज ने ही संवारा और नियंत्रित किया जिस समाज में वे रहते थे। नहीं, महात्मा गांधी भी हम में से कॉमन व्यक्ति थे, कोई ऐसा नहीं है कि पैदाइशी नेता हो, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी कॉमन व्यक्ति थे। गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था, एक वैश्य परिवार में जन्मे थे। पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए हैं, इंग्लैंड से फिर साउथ अफ्रीका गए हैं, साउथ अफ्रीका में जो अपनी वकालत की प्रैक्टिस भी की है। उसके बाद 1915 में भारत में वापसी हुई है। उस समय भारत के जो हालात थे उन हालातों ने गांधी जी के जीवन को प्रभावित किया है और गांधी जी जो है आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े हैं। धीरे धीरे करके इनका प्रभाव इतना बढ़ता गया है कि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो गांधी जी पर टिक गई हैं। लोगों को लगने लगा है कि गांधी जी जो है एक चमत्कारिक व्यक्तित्व है और गांधी जी के साथ अगर हम नहीं देंगे तो हमारे साथ कुछ अनिष्ट या अनहोनी भी हो सकती हैं। इस तरह की कहानियां अभी आप चैप्टर में ही पढ़ेंगे। मैं अपने मन से बातें बताकर नहीं बता रहा हूं, ये सब आपके चैप्टर में ही लिखा हुआ है। तो महात्मा गांधी जी का जो प्रभाव था जनता पर बहुत बड़ी मात्रा में पड़ा, जिसकी वजह से देश के हर कोने से लोग इनके साथ जुड़ पाए हैं और आज़ादी के जो आंदोलन है वो तेजी से फिर आगे बढ़ पाया है। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। इस अध्याय में हम 1915 से लेकर 1948 के महत्वपूर्ण काल के दौरान भारत में गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण किया जाएगा। अब देखिए, पहले कुछ पॉइंट्स हैं, तो चाहे तो आप लिख लेना पहला पॉइंट करके। राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय एक अकेले व्यक्ति ब्रैकेट में महात्मा गांधी को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। जैसे नीचे सब पॉइंट करके इटली के निर्माण के साथ गैरीबाल्डी को, अमेरिकी सत्ता युद्ध के साथ वाशिंगटन को और वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष में हो ची मिन्ह को जोड़कर देखते हैं। यह आपका पहला पॉइंट हो गया। तो मैंने जो आपको परिचय दिया है, इस परिचय से आपके मन कोई दुविधा नहीं रही होगी। अब आपकी यहां से हेडिंग पड़ेगी, स्वयं की उद्घोषणा करता है एक नेता। तो इनकी घर वापसी बताइए, कब से इनकी घर वापसी हुई है, कब ये सक्रिय हुई, इनके बारे में पूरा बताया है। देखिए, मैं यहां पर एक बात आपको बता दे रहा हूं, मैं इस चैप्टर में अपनी तरफ से कोई फैक्ट ऐड नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका, ये यूपीएससी पैटर्न पर लिखा हुआ है। अगर आप इसका मूल्यांकन करें तो आप ये पाएंगे यहाँ पर पूरा यूपीएससी पैटर्न फॉलो किया गया है। यूपीएससी में मेंस परीक्षा में जैसा पूछा जाता है, जैसा एनालिसिस किया जाता है वहाँ पर, उसी तरह का एनालिसिस यहाँ भी किया गया है। जो आपको फैक्ट वगैरह पढ़ने होते हैं बहुत ज़्यादा, वो पढ़ने होते हैं स्टेट पीएससी के लिए। यहाँ पे फैक्ट नहीं है, यहाँ पर पूरा जो विचार विमर्श है उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो जैसे कब वापस आए गांधी जी, तो ईयर लिखी हुई है, तारीख नहीं लिखी हुई है, कौन सा महीना है वो नहीं लिखी हुई है, क्योंकि ये सब बातें स्टेट पीएससी एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। यूपीएससी में इन बातों के पूछे जाने की संभावना कम होती है। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो अपनी तरफ से ऐड करवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐड यहाँ पर नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐड करवाऊंगा कुछ भी नई चीज़ें तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब नहीं रह जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृहभूमि वापस आए हैं और इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया है। यहाँ पर भी एक वकील के रूप में गए और वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। यानी भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, उस दुर्व्यवहार के विरुद्ध इन्होंने पहली बार सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, तो इन्होंने किया है और ये अहिंसात्मक रूप से किया है। तो इन्होंने पता चला कि भाई अहिंसा में बहुत ताकत होती है, हम बिना हिंसा किए अपनी बात अहिंसा के जरिए सत्य की राह पर चलकर मनवा सकते हैं, और ये प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में सफल भी रहा है। तो और ज़्यादा फिर दक्षिण अफ्रीका के लोगों के बीच ये पॉपुलर हो गए हैं। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वो यहाँ से गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत भिन्न था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी, यानी कि आपको जैसा कि पता होगा 1885 में कांग्रेस का गठन हो, कांग्रेस की स्थापना की गई है। उसके बाद धीरे धीरे करके कांग्रेस ने अपना प्रसार करना स्टार्ट किया, विस्तार करना स्टार्ट किया है। तो 1893 में जब ये भारत से गए हैं उस समय कांग्रेस का इतना ज़्यादा रोल नहीं था, क्योंकि उस समय कांग्रेस जो है विशिष्ट लोगों का एक वर्ग बना हुआ था और उसमें भी संभ्रांत संपन्न लोग शामिल थे।
लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ साथ कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़ना स्टार्ट किया है। हालांकि स्थानीय स्तर पर भी जो है संपन्न लोगों को जोड़ पाए हैं, किसानों को, गरीबों को नहीं जोड़ पाए हैं। लेकिन यहाँ पर अब अंतर ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी 1905 से लेकर 7 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। जैसा कि आपको पता होगा 1905 से लेकर 7 के बीच स्वदेशी आंदोलन चला है और इसी के बीच में कांग्रेस ने मध्य वर्ग के बीच में अपना प्रभुत्व जमाया है। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय। इन तीनों को लाल, बाल और पाल यानी ये गर्मपंथी नेता माने जाते हैं, जो कि उग्र विचारों वाले हैं। इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, यानी उग्र विचारों के हैं, काफी गर्म विचारों के व्यक्ति हैं, वहीं उदारवादियों का एक समूह था जो एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। तो उदारवादियों में कौन कौन है? उदारवादियों में गांधी जी के जो मान्य राजनीतिक परामर्शदाता हैं, यानी गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इसके साथ मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी उदार विचारों के व्यक्ति रहे हैं। देखिए, जो जिन्ना है, जिन्ना स्टार्टिंग में उदार विचारों के ही व्यक्ति थे, बाद में चलकर वो उग्र हो गए हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। अब यहां पर हम कुछ पॉइंट साथ के साथ लिखेंगे। इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे 1893 में मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में गए और 2 दशक के रहने के बाद और 2 दशक वहां रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए। ये आपका सेकंड पॉइंट होगा, सॉरी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। 1893 में मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में गए और 2 दशक विदेश में रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए। इसी में सब पॉइंट, इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वकील के रूप में बिताया। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वकील के रूप में बिताया। इसी में सेकंड सब पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया और भारतीय समुदाय के नेता बन गए। जैसा मैं बोल के लिखवा रहा हूं, ठीक वही भाषा आपको लिखनी है, क्योंकि यहां पर मैं जोड़ तोड़ के लिख पाऊंगा। अगर मैं पूरे पॉइंट लिखवाऊंगा तो कई लाइनें लिखनी पड़ेंगी। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर तीसरा पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। 1905 से 7 डैश लगा के 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। तीसरे का पहला सब पॉइंट, इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय हैं। जो कि मूल रूप से, या फिर ये तीनों लाल, बाल और पाल के रूप में जाने जाते थे।
इसी में सेकंड सब पॉइंट, इन नेताओं से मतलब इन तीनों की बात हो रही, लाल, बाल और पाल की। इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू, ब्रैकेट में उग्रवाद, ठीक है, उग्र लिख देना आप केवल, ब्रैकेट में उग्र या गर्मपंथी, ठीक है। इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता, ब्रैकेट में गुरु, समझ जाएंगे आप कि महात्मा गांधी गुरु बोले जाते हैं, राजनीतिक गुरु बोले जाते हैं, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे। फिर यहां पर विराम। देखिए आपके 2 पॉइंट लिखवाए हैं और 2 पॉइंट में आपके भर भर कर फैक्ट हैं। अब देखिए जब ये गांधी जी जनवरी 1915 में भारत आए हैं, तो भारत आने के उपरांत इनको ये सलाह दी गई है कि ये ब्रिटिश भारत की यात्रा करें, ताकि ये अपने देश को समझ पाएं कि देश के लोगों की हालत क्या है और देश के लोग चाहते क्या हैं। तो इन्होंने ऐसा ही किया है, इन्होंने देश की यात्रा करना स्टार्ट किया है। पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। यानी इन्हें 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जब स्थापना की गई थी, उसके उद्घाटन समारोह में इन्हें बुलाया गया। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता ये भी उपस्थित थे। हालांकि उस समय गांधी जी की जो उपस्थिति थी उससे किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय गांधी जी की कोई पहचान नहीं बन पाई थी। गांधी जी को इस आधार पर इसमें इन्वाइट किया गया था कि उन्होंने अफ्रीका में भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है, अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लिए इन्होंने आवाज उठाई है। इस आधार पर इन्हें यहाँ पर बुलाया गया था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। ये बात यहाँ पर स्पष्ट लिखी हुई है। जब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। यानी जब यहाँ पर स्थापना जब हुई है BHU की, उस समय महात्मा गांधी का बोलने का नंबर आया है, तो इन्होंने जो है समाज के बड़े तबके की अपेक्षा जो समाज का निचला तबका है, गरीब तबका है, मजदूर तबका है, उसकी ओर ज्यादा ध्यान देने की बात इन्होंने अपने भाषण में कही है। गांधी जी ने जो विशेष सुविधा प्राप्त लोग थे उनका यहाँ पर विरोध किया है। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा है कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के लिए हम वतनों की भलाई में न लगा दें। देखिए BHU की स्थापना जो है उस समय के जो विशिष्ट वर्ग के लोग थे उनके द्वारा की गई थी, संपन्न लोगों के द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी का मानना यह था कि यहाँ पर ये जरूरी है कि आपने विश्वविद्यालय की स्थापना कर ली है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी ये है कि भारत का जो अभी भी बहुसंख्यक तबका गरीब मजदूर है उसकी ओर ध्यान दिया जाए। यहाँ पे अपने भाषण में कहा भी है इन्होंने कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। यहाँ पे आगे वही बात दोहराई गई है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक था। लेकिन गांधी जी ने यहाँ पर स्वयं को बधाई देने के सुर में सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चाहा जो भारतीय जनसंख्या के अल्पसंख्यक हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहां श्रोताओं में अनुपस्थित थे। यानी जिस समय BHU की स्थापना हुई थी तो BHU की स्थापना में जो वहां पर श्रोता थे, श्रोता का मतलब ऑडियंस के रूप में, तो ऑडियंस के रूप में वहां पर मध्यम वर्गीय वर्ग के लोग बैठे थे, ना तो गरीब किसान थे ना मजदूर थे। तो महात्मा गांधी ने जो भी अपना ध्यान केंद्रित किया है वो खास करके गरीब तबकों के लिए, मजदूरों के लिए किया है। महात्मा गांधी ने यह भी माना है कि आपने विश्वविद्यालय की स्थापना की है, एक राष्ट्रीय गौरव की बात है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो गरीबों पर और मजदूरों पर होना चाहिए, खास करके किसानों की स्थिति पर होना चाहिए। ये बात इन्होंने अपने भाषण में रखी है। तो देखिए यहां पर हम कुछ पॉइंट को यहां पर साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट है, समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। इसी में सेकंड पॉइंट, गांधी जी को इस समारोह में दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। यह आपका चौथे का सेकंड सब पॉइंट, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। थर्ड सब पॉइंट, गांधी जी ने वहां अपने भाषण में मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। ये चौथे का थर्ड सब पॉइंट है। इसी में आगे चौथे का चौथा सब पॉइंट आपका भी कहते गए कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। ये चौथे का चौथा सब पॉइंट है। अब देखिए, आप में से कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि गांधी जी ने इस तरह की बात क्यों की, क्योंकि बीएचयू में जो पढ़ने वाले जो लोग थे उस समय के कौन थे, बहुत मुट्ठी भर लोग थे, और वो भी मध्य वर्गीय परिवारों से, उच्च परिवारों से आने वाले लोग थे। उसमें आम जन, गरीब या किसानों के बच्चे नहीं थे। तो गांधी जी ने जो मुद्दा रखा वो गलत नहीं रखा। भाई, विश्वविद्यालय का मतलब ये नहीं है कि समाज के कुछ चुनिंदा लोग ही इसमें शिक्षा लें। विश्वविद्यालय का मतलब ये है कि समाज का जो गरीब तबका है, जो किसान वर्ग है, उसके बच्चे भी इसमें पढ़ने आए, तब तो विश्वविद्यालय की स्थापना करने का उद्देश्य सार्थक होगा। तो इसी वजह से इन्होंने गरीब किसानों और जो हाशिए पर मौजूद लोग हैं उनके पक्ष में अपने यहां पर भाषण प्रस्तुत किया है। एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था, अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। यानी उस समय का जो भारत का राष्ट्रवादी वर्ग था उसमें कौन कौन आते थे, जो मध्यम वर्ग से ऊपर के लोग हैं, इसमें वकील शामिल थे, डॉक्टर शामिल थे और जमींदार शामिल थे। यही लोग राष्ट्रवादी वर्ग में आते थे। उस समय तक किसान, गरीब, मजदूर ये राष्ट्रवादी आंदोलन से नहीं जुड़ पाए थे। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। यानी कि पहली उद्घोषणा जो की है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महात्मा गांधी ने की है। तो यहां पर आप चौथे का पांचवा सब पॉइंट यहां पर लिख लेना। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि गांधी जी ने समाज के सभी तबकों को जोड़ने की सबसे पहली जो उद्घोषणा या सबसे पहला जो भाषण इनके बारे में कहां दिया है, तो आप बता देंगे बीएचयू की स्थापना में दिया है। ये आपका चौथे का पांचवा सब पॉइंट है। इसके बाद गांधी जी का जो कद है थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो गया है। इनकी लोकप्रियता जो है आम जन में पहुंचनी स्टार्ट हो गई है। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया, जिसके बाद इनका रुझान चंपारण की तरफ मुड़ा। अब देखिए, यहां पर आप पांचवा पॉइंट यहां भी हैंड टू हैंड नोट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें आप लिखेंगे दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई
वार्षिक कांग्रेस में चंपारण से आए किसान ने वहां के किसानों की हालत के बारे में बताया। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए किसान ने गांधी जी को वहां के किसानों की हालत के बारे में बताया। तो 5वां पॉइंट आपने लिख लिया है। इसके आगे की आप भाषा जान लीजिए, क्या क्या हुआ, असहयोग की शुरुआत और अंत कैसे हुआ, उसके बारे में यहां पर बताया गया है। 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में भी था। देखिए, चंपारण का हाल ये था कि वहां पर किसानों के ऊपर अंग्रेजों ने ये कंडीशन थोप दी थी कि उन्हें अपनी खेती के कुछ हिस्से पर नील की खेती करनी होगी, क्योंकि नील की पौधे की जो जड़ें होती हैं काफ़ी गहरी होती हैं और नील का पौधा जो है 1 या 2 साल किसी खेत में बोने के उपरांत खेत जो है बंजर हो जाता है, यानी खेत की जो उर्वरा शक्ति होती है वो नील का पौधा पूरी तरह से चूस लेता है। तो इस वजह से जो किसानों की ज़मीनें थी वो बंजर होती जा रही थी। इसके अलावा किसान अपने खाने भर के लिए भी या फिर बाजार में बेचने लायक भी उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, ऊपर से उन्हें टैक्स भी भरना पड़ रहा था। तो इस वजह से चंपारण के किसानों में बहुत ज़्यादा असंतोष था। तो गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह किया है और ये इनका पहला सत्याग्रह रहा है। तो यहाँ पर 1917 का जो अधिकांश समय है ये गांधी जी का वहाँ के जो किसान हैं उनको उनकी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में बीता है, यानी चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया है। अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद में एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप करके कपड़े की मिलों में काम करने वालों को काम करने की बेहतर स्थितियों की उन्होंने मांग की है। इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की फिर मांग की है। तो इन्होंने 2 काम 1918 में फिर किए हैं। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी जो है ये गरीबों के लिए एक मसीहा के रूप में उभरे हैं और इसी आंदोलन से गरीबों के भीतर महात्मा गांधी जी को लेकर गहरी सहानुभूति पैदा हुई। ये बात भी यहाँ पर बताई गई है। देखिए, यहाँ पर हम साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर पूरा कहानी के रूप में है और साथ में तथ्य नोट नहीं करेंगे तो बाद में मुझे लिखवाने में भी बहुत दिक्कत होगी। तो 5वें का पहला सब पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। उन्नीस सौ 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों की पसंद की फसल उपजाने की आजादी दिलाने में बीता। ब्रैकेट में चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, विराम लगा के लिख देना चंपारण सत्याग्रह। 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह से अपना कैरियर स्टार्ट किया है, ठीक है। इसी के बाद सेकंड सब पॉइंट 5वें का 1918 में गांधी जी ने सबसे पहले अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़ा मिलों के मजदूरों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। ये आपका 5वें का सेकंड सब पॉइंट। इसके बाद उन्होंने खेड़ा मतलब गुजरात में ही है, ब्रैकेट में गुजरात लिख देना। इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग की। ये 5वें का थर्ड सब पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आप चाहे हेडिंग डाल लीजिए असहयोग की शुरुआत और अंत। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और इसका अंत कैसे हुआ, अब आप हेडिंग डाल लीजिए, क्योंकि ये सारे तथ्य हमने
पहले वाली हेडिंग में ही लिखवा दी है। अब देखिए, असहयोग की शुरुआत और अंत के बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ें और भी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1914 से लेकर 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला है और इस दौरान अंग्रेजों ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया है और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। यानी कि कहने का मतलब यह 1914 से लेकर 18 के बीच में अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती थी और भारतीय लोगों ने इसको काला कानून कहकर संबोधित किया है। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बिना अपील का मतलब यह है कि आपके खिलाफ कोई भी जजमेंट सुनाया जाता है, उसको लेकर आप हायर कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। बिना दलील का मतलब यह है कि आप अपनी सफाई में कुछ कह नहीं सकते हैं। बिना वकील का मतलब यह है कि आप अपने बचाव में वकील भी नियुक्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कानून को काला कानून कहा गया। तो जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी ने जब अभियान चलाया है तो उस अभियान से जन सामान्य के लोग भी जुड़े हैं। खास करके पंजाब वाले इलाके में इसका सबसे ज्यादा विरोध भी हुआ है। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहां के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और वे अपने बदले में सेवा की इनाम भी मांग रहे थे, लेकिन अंग्रेज देने को तैयार नहीं थे। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया। इसके अलावा गांधी जी के जो और साथ में लोग थे, कांग्रेस के और लोग थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। धीरे धीरे पंजाब प्रांत की स्थिति बहुत ज्यादा उग्र होती गई। तो यहां पर आगे फिर बताया गया है, अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर ही पहुंच गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 का दिन जो है ये बैसाखी का दिन था और इस दिन क्रांतिकारी बैसाखी को मनाने के लिए और रॉलेट कानून का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उसी समय जनरल डायर ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें करीब 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि सरकारी आंकड़ों में इनकी संख्या 400 के करीब दिखाई गई। जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए। देखिए, हम लोग यहाँ पर छठवां पॉइंट पहले नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो छठवां पॉइंट आप डाल लीजिए। इसमें लिखेंगे 1914 से 18 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 18 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1914 से लेकर 18 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। यह आपका छठवां पॉइंट है। इसी में पहला सा पॉइंट, इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। इसी में आगे विराम लगा के पंजाब में विशेष रूप से इसका कड़ा विरोध हुआ। अब इसी में छठवें का सेकंड सब पॉइंट, पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया। यह आपका सेकंड सब पॉइंट है। इसी में आगे लिख लेना। उसके बाद प्रांत की स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई। उसके बाद प्रांत की स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई। इसी में
थर्ड सब पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग में, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे। तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म दिया, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए। ये छठे का थर्ड सब पॉइंट है। तो यहां तक तो बात स्पष्ट हो गई होगी। तो देखिए, इसके बाद जब हत्याकांड हो गया है तो फिर बाद में आप जानते हैं कि तमाम लोगों ने तमाम प्रतिक्रियाएं दी। उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो भी त्याग दी थी। तो पूरे देश भर में इसका बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका विरोध भी किया। हालांकि रॉलेट सत्याग्रह के बाद गांधी जी जो हैं एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए हैं। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी। यानी गांधी जी की जो छवि है रॉलेट सत्याग्रह के बाद, फिर जब ये कांड हो गया, जलियांवाला बाग कांड हो गया, उसके बाद गांधी जी और ज़्यादा फेमस हो गए। जब गांधी जी और ज़्यादा फेमस हो गए, गांधी जी को लगने लगा कि हमारे साथ पब्लिक और ज़्यादा जुड़ गई है, तो गांधी जी ने एक आंदोलन चलाने की सोची जिसका नाम था असहयोग। अब देखिए, असहयोग को लेकर कई बार क्या होता है, आप डर जाते हैं, इसकी परिभाषा लिख तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो आज मैं समझाने का यहाँ प्रयास करूंगा असहयोग का मतलब क्या है। देखिए, असहयोग को अगर हम तोड़कर देखें तो क्या बनेगा यहाँ पे, धन सहयोग। अब देखिए, मैं कुछ और वर्ड्स आपके सामने ले रहा हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे एक शब्द है वैध, किसी को मतलब वैधता प्रदान करना, ठीक है। अब इसके आगे अगर आ लगा दें तो क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान्य है, यानी किसी को मान्यता देना, मान्य। इसके आगे अगर आ लगा दें तो क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो सहयोग का मतलब क्या है, किसी का सहयोग करना, और असहयोग का मतलब क्या है, किसी का सहयोग ना करना। तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसका मतलब ये था, जो ब्रिटिश सरकार में कार्यरत कर्मचारी हैं या फिर जो ब्रिटिश विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सब ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार कर दें, उसमें सहयोग ना दें, यानी उनकी व्यवस्था में सहयोग ना देकर उससे अपने आप को पृथक कर लें। तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। आपको इसका अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। मैंने इसीलिए यहाँ पर 2-3 शब्द लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। असहयोग को हमने यहाँ पे तोड़कर देखा, अधन सहयोग। उसी तरह से आपका वैध है, मान्य है, इसमें आ जोड़ देंगे तो आप क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। सहयोग का मतलब होता है किसी का सहयोग करना, असहयोग का मतलब होता है किसी का सहयोग ना करना। तो यहाँ पर वही है कि असहयोग अभियान में उनसे लोगों से आग्रह किया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय न जाएं और ना ही कर चुकाएं, यानी ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था में सहयोग ना करें। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया। और गांधी जी ने यह भी कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। यानी गांधी जी के अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया, इनका मानना यह था कि अगर असहयोग यानी भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना बंद कर दे तो सरकार अपने आप चली जाएगी यहाँ से, और 1 साल के अंदर अंदर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने उस समय जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसके साथ इसको मिला लिया, जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामाबाद के प्रति खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। देखिए, जैसा कि आपको पता है, आपने विश्व इतिहास पढ़ा है, उसमें आपको पता होगा कि पैगंबर के जो बाद में पैगंबर साहब के जाने के बाद उनके जो प्रतिनिधि बने हैं, उनके पद का जो प्रतिनिधित्व लोगों ने किया, उन लोगों को खलीफा कहा गया है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने तुर्की में जो खलीफा होते थे वो पूरे विश्व के मुसलमानों के प्रतिनिधित्व गुरु माने जाते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने उनका जो पद था खलीफा का वो समाप्त कर दिया था। तो इसके विरोध में पूरे दुनिया के मुस्लिम जो हैं उनमें आक्रोश था। भारत में भी कुछ मुस्लिमों में इस बात का आक्रोश था। तो भारत में इसके खिलाफ यानी खलीफा का पद खत्म किए जाने के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो गांधी जी ने सोचा कि अच्छा मौका है, एक तरफ तो खिलाफत आंदोलन भी चल रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, हम असहयोग चला रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, खिलाफत में मुस्लिम लोग हैं और असहयोग में सभी वर्गों के लोग हैं, तो क्यों ना दोनों आंदोलनों को मिला दिया जाए। दोनों आंदोलनों को मिलाने से ये होगा कि हिंदू मुस्लिम जो बीच की जो दूरियां हैं वो भी कम हो जाएंगी और दोनों मिलकर
अपने अपने हितों के लिए एक साथ लड़ सकेंगे। तो ऐसे करके बाद में इनको असहयोग को और खिलाफत को मर्ज कर दिया गया है। तो देखिए यहां पर 6वां पॉइंट आपने लिख लिया है। 7वां पॉइंट आप लिखेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं बाद में रॉलेट सत्याग्रह को वापस लेना पड़ा है। इसमें आप लिखेंगे, रॉलेट सत्याग्रह की सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी। ये 1920 की बात है। ये इसमें पहला सब पॉइंट लिखेंगे, इस अभियान के तहत लोगों से आग्रह किया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय न जाएं तथा कर न चुकाएं। इस अभियान के जरिए लोगों से आग्रह किया गया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय न जाएं तथा कर न चुकाएं। इसी में सेकंड सब पॉइंट, गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। ये 7वें का सेकंड सब पॉइंट है। इसी में आगे थर्ड सब पॉइंट, अपने संघर्ष का विस्तार करते हुए गांधी जी ने इसे खिलाफत आंदोलन के साथ मिला लिया। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए गांधी जी ने इसे खिलाफत आंदोलन के साथ मिला लिया। तो यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। अब जो खिलाफत आंदोलन है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, ये आपने 7वें का थर्ड सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया है। अब आप लोग क्या करेंगे, 8वां पॉइंट जो लिखेंगे उसमें 8वें पॉइंट में 8वां पॉइंट डाल के खिलाफत आंदोलन डाल देंगे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन हेडिंग के रूप में, जिससे आपको पता चल जाए खिलाफत आंदोलन में था क्या। तो यहां पर बताया गया खिलाफत आंदोलन जो है 1919-1920 के दौरान मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इसमें मांग क्या क्या रखी गई थी, पहले को ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नियंत्रण बना रहे, जो कि अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था, उसको फिर से बहाल करने की मांग की गई थी। जजीरात उल अरब यानी अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, ये सब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे, ये भी इसमें डिमांड की गई। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। तो ये इतना था असहयोग आंदोलन। तो यहां पर 8वें पॉइंट में जो आपने हेडिंग डाली है 8वें पॉइंट में असहयोग आंदोलन, इसमें लिखेंगे खिलाफत आंदोलन ब्रैकेट में 1919-20 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में मुसलमानों का एक आंदोलन था। इसकी मांगें थी डैश लगा के, पहला सब पॉइंट, पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। सेकंड सब पॉइंट, जजीरात उल अरब ब्रैकेट में अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहें। ये 2 मांगे यही पर्याप्त है। ठीक है, तो ऐसे करके आपने खिलाफत आंदोलन समझ लिया है। इसके बाद यहां पे बात की गई है एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख धार्मिक संप्रदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। और ये बात बिल्कुल सही भी थी भाई, 1 से 2 भले, और जब 2 बहुसंख्यक समुदाय आपस में मिलकर लड़ेंगे तो अंग्रेजों को झुकना ही पड़ेगा। तो इसका जो है मिला जुला असर देखने को भी मिला। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाने से मना कर दिया। वकीलों ने हड़ताल में अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग ने हड़तालें की, यानी हड़ताल पर चले गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 से लेकर 1921 में
396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान भी हुआ। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जो असहयोग आंदोलन था, इसको अलग अलग हिस्से में लोगों ने अपने अलग अलग सेंस में लिया। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी, अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। तो यहाँ पर असहयोग का जो अर्थ था, क्योंकि असहयोग को गांधी जी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि असहयोग का जो अर्थ निकलता है वो ये निकलता है ब्रिटिश व्यवस्था में सहयोग ना देना। तो हर इंसान ने अपने अपने सेंस में लिया। मान लीजिए कहीं पर जमींदार लोगों को परेशान कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि जमींदारों को कर नहीं देना है, जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ बगावत करनी है। तो वही है, किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपने अपने ढंग से व्याख्या की तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल करके कार्रवाई की। क्योंकि गांधी जी, तो आपको पता ही होगा, गांधी जी हमेशा अहिंसा के फेवर में रहे हैं। गांधी जी कहीं भी हिंसा की बात नहीं करते हैं। लेकिन असहयोग का अर्थ जो है लोगों ने अपने सेंस में लिया है और असहयोग की आड़ में लोगों ने हिंसा भी की है, उपद्रव भी किया है। तो आगे चलकर आप देखेंगे एक ऐसी घटना हुई है जिसके बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा है। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 1857 का आंदोलन तो भारत के कुछ ही हिस्सों में फैला था, तब अंग्रेजी शासन हिल गया था। असहयोग में तो भारत का जन जन जुड़ा है, किसान वर्ग जुड़ा है, यानी जो सबसे निम्न तबका था, हाशिए पर जो तबका रहा था, अब वो जुड़ा है, अब वो आंदोलन कर रहा है। तो एक बार को अंग्रेजों को लगने लगा कि स्थिति इतनी जल्दी काबू में नहीं आएगी। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में पड़ता है, चौरी चौरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वालों की जान चली गई। तो जैसे ही गांधी जी को खबर मिली है, गांधी जी ने तत्काल इस आंदोलन को रोक दिया है। अब देखिए, कुछ लोग मानते हैं गांधी जी की कायरता थी। कायरता नहीं थी, गांधी जी को पता था जब 1857 में अंग्रेज अल्पसंख्या में होकर 1857 के आंदोलन का दमन कर सकते हैं, तो अब तो अंग्रेजों की बहुतायत भी है, अंग्रेजों के पास शक्ति भी है, साधन भी है, हथियार भी हैं, उन्नत हथियार भी हैं। दबाने में उन्हें 1 मिनट नहीं लगेगा। समझ रहे हैं आप भाई, कुछ महीनों में दबा देंगे, और जब दबा देंगे तो फिर से उठ खड़ा करने में बहुत दिन लग जाएंगे, लोग इतनी जल्दी फिर तैयार भी नहीं होंगे। तो गांधी जी ने यही भलाई समझी कि इस आंदोलन को चुपचाप वापस ले लिया जाए। तो गांधी जी ने इसके बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया है। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहां तक की कहानी है। पहले कुछ पॉइंट नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 9वां पॉइंट आप लिखेंगे, देखिए एक काम करिए, इसमें 9वां पॉइंट नहीं लिखवा रहा मैं, आप ये है ना 8वां पॉइंट 8वें को काट कर यहाँ पे नोट कर दीजिए, ठीक है। ये नोट बना दीजिए, यानी ये जो पॉइंट आपने लिखे खिलाफत आंदोलन के, ये नोट में आ जाएंगे। और यहां से हम इसी 7वें पॉइंट में, जो आपका 7वां पॉइंट चल रहा था, इसी में आगे सब पॉइंट बढ़वाते जाएंगे, जिससे कि पूरा असहयोग का एक पॉइंट ही बन जाएगा। इसी में 7वें का, देखिए अब तक हमने 7वें का 3rd सब पॉइंट लिखा था शायद, अब आपका 7वें का 4th सब पॉइंट आएगा। इसमें लिखेंगे आप इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए। इसी में 5वां सब पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। यह आपका 5वां सब पॉइंट है 7वें का। देखिए जहां भी ये आंकड़ा अगर आप शामिल कर देंगे, आंसर में लिख देंगे, तो वहां परीक्षक गदगद हो जाएगा, उसे ये लगेगा कि आपने बहुत गहराई से पढ़ाई की है। इसी में आगे लिखेंगे आप 6वां पॉइंट, 7वें का 6वां सब पॉइंट, किसानों, श्रमिकों और अन्य ने असहयोग की अपने ढंग से व्याख्या की। किसानों, श्रमिकों
और अन्य ने असहयोग की। असहयोग जहां भी लिखेंगे शब्द आप सिंगल कोट में लिखेंगे, इससे पता चल जाए कि असहयोग के लिए ही आप बोल रहे हैं, ऐसे करके सिंगल कोट में। ठीक है। व्याख्या की, उन्होंने गांधी जी से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने की बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्यवाही की। ये 7वें का 6वां सब पॉइंट है। अब 7वें का 7वां सब पॉइंट आप लिखेंगे, फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत ब्रैकेट में यूपी, संयुक्त प्रांत के आगे ब्रैकेट में यूपी, संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पूर्वा, चौरी चौरा जो है वर्तमान में गोरखपुर में पड़ता है, तो चौरी चौरा पूर्वा के आगे ब्रैकेट में गोरखपुर डाल देना। देखिए मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा स्थान अभी वर्तमान में कहां पड़ता है। ठीक है। संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी, जिससे कई पुलिस वालों की जान चली गई। ये आपका 7वें का 7वां सब पॉइंट। 7वें का 8वां सब पॉइंट इसमें लिखेंगे, चौरी चौरा की इस कार्रवाई से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। चौरी चौरा की इस कार्रवाई से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। इसी में आगे फिर गांधी जी को 9वां पॉइंट, गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस 7वें का 9वां सब पॉइंट है। अब गिरफ्तार के बाद जो जज है C.N. ब्रूमफील्ड, इसने इन्हें सजा सुनाई है और सजा सुनाते हुए इसने एक महत्वपूर्ण भाषण भी दिया है। जज ने टिप्पणी की, इस तथ्य को निकालना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यानी ये बात जज एक्सेप्ट कर रहा है। अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाया जाना आवश्यक है। यानी यहां पर जो जज है जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड, इसने राजद्रोह के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई है। हालांकि इसने एक बात और ऐड की है, लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए यह सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ, तो इससे मुझे ज़्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैं जो सजा दे रहा हूँ वो आपको राजद्रोह के आधार पर 6 साल की दे रहा हूँ। अगर सरकार को लगता है कि आप एक महान नेता हैं, आपके कहने से जो देश में जो लोग आक्रोशित हैं वो शांत हो जाएं और समाज बेहतर हो जाए, तो सरकार चाहे तो आपकी सजा कम कर सकती है। और अगर सरकार ऐसा करती है या सरकार आपकी सजा माफ कर देती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये जज ब्रूमफील्ड ने कहा था। अब देखिए इसी में ही 7वें का 10 पॉइंट, 7वें का 10वां सब पॉइंट आप लिखेंगे, गांधी जी पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई, 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गांधी जी पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाई। तो यहां तक का तो आपने गांधी जी का जो कार्यकाल है, जो असहयोग आंदोलन है, वो आपने पूरा समझ लिया, अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद फिर क्या होता है, जन नेता। गांधी जी जन नेता के रूप में इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गए, उसके बारे में बताया गया है। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वायदे को उन्होंने पूरा किया। यानी वो किसानों के हित में खड़े हो रहे हैं, किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और किसानों के लिए जेल भी गए हैं। अब यह व्यवसायिकों व बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था, अब इसमें आम जन भी जुड़ गए थे। अब इसमें आम जन हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अब उन्हें महात्मा कहने लगे थे, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि अब ये
जो लड़ाई है राष्ट्रवाद की, ये केवल कुछ विशिष्ट वर्गों की, मध्यम वर्ग की या उच्च वर्ग की नहीं है, बल्कि पूरे भारतीयों की लड़ाई है। भारतीय लोग भी, यानी किसान वर्ग भी, मजदूर वर्ग भी इससे जुड़ गया था। और मजदूर वर्ग ने इन सब कार्रवाइयों के बाद, इन सब आंदोलनों के बाद गांधी जी को महात्मा के नाम से पुकारना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी ही तरह वस्त्र पहनते थे। देखिए, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जैसे आप लोगों ने मोदी जी को देखा होगा, तो मैं यहाँ पे ना तो मोदी जी का मजाक उड़ा रहा हूँ, ना ही मैं मोदी जी को प्रमोट कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरी जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। मोदी जी में ऐसा क्या है कि लोग उनके दीवाने हो जाते हैं? एक बार सोचकर आप विचार कीजिए, मोदी जी में ऐसा क्या है कि लोग उनके दीवाने हो जाते हैं? आपने देखा होगा, मोदी जी जहाँ जाते हैं, झारखंड जाएं, आदिवासियों में जाएं, पूर्वोत्तर जाएं, वो वहीं की पोशाक पहनते हैं। और उनके भाषण की जो स्टार्टिंग होती है, वहाँ के स्थानीय जो भाषा के कुछ शब्द होते हैं, कुछ लाइन होती हैं, उन्हीं से उनकी स्टार्टिंग होती है, जिससे वहाँ की जनता गदगद हो जाती है। उसे लगने लगता है कि ये व्यक्ति हमारे जैसा ही है। और यही कारण है कि मोदी जी जो है दिनों दिन पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो गांधी जी का भी यही था। गांधी जी ने जो भी अपनी बात रखी, उन्होंने मातृभाषा में कहलवाई। चाहे कोई तेलुगु व्यक्ति हो, तमिल व्यक्ति हो, तो उन्होंने वहां पर जो उनके वॉलंटियर थे, उनकी मदद से अपना संदेश उनकी मातृभाषा में पहुंच पाया, जिससे कि लोग गांधी जी के विचारों को समझ पाए और उनसे जुड़ पाए। इसके अलावा गांधी जी अपने वादे के पक्के थे, इरादे के भी पक्के थे। तो गांधी जी जब एक बार यहाँ पर बताया है दक्षिण भारत की पदयात्रा कर रहे थे, तो इस दौरान गांधी जी ने अपना सर मुंडवा लिया। और जब गरीबों को देखा है कि गरीब फटे हाल में है, उनके पास कपड़े तक नहीं है, तो उन्होंने उसी दिन तय किया कि वो उस दिन के बाद कपड़े नहीं पहनेंगे। और गरीबों के लिए साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। यानी अपने जो पाश्चात्य कपड़े थे, पाश्चात्य शैली कपड़े थे, उन्होंने त्याग दिए और उसी दिन से सूती धोती उन्होंने धारण कर ली। तो ऐसे करके जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें यकीन हो गया कि गांधी जी हम में से ही एक हैं, हमारी जैसी भाषा बोलते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं। एक तादात्म्य स्थापित हो गया। तो ये बहुत जरूरी है किसी नेता को जमीन से जुड़ने के लिए, उसे लोगों की जरूरतों को, लोगों की जो संवेदना है, उस स्तर तक जाना होगा। तो इस मामले में अगर आप देखा जाए तो मोदी जी के पॉपुलर होने का रीजन समझ गए होंगे कि मोदी जी जो है, जैसे लोग हैं, जैसा देश वैसा वेश। बिहार जाएंगे तो भोजपुरी में बात करेंगे, मतलब जहां पर जिस प्रांत में मोदी जी जाते हैं तो वहीं का जो कल्चर है उसको एडॉप्ट कर लेते हैं और उसी के अनुसार लोगों से संवाद करने का प्रयास करते हैं। तो इसी वजह से हर क्षेत्र के लोग जो है मोदी के फैन हैं। देखिए, आप लोगों के राजनीतिक जो भी विचार हैं अलग हो सकते हैं, मेरे भी अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सच्चाई है उससे मुख मोड़ा जाए। हम सबको ट्रुथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आगे फिर बताया है कि जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंदंगला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वहीं गांधी जी जो लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। इस बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा भी चरखा चलाने में बिताते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इसका महत्व समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, चरखा चलाने का काम जो भारतीय समाज में स्त्रियों का रहा है। गांधी जी से पहले चरखा जो कौन चलाती थी हमारे भारत में? स्त्रियां चलाती थी, स्त्रियां सूत काटती थी। लेकिन गांधी जी ने स्वावलंबी बनने के लिए खुद से चरखा चलाया है और अन्य लोगों को भी प्रेरित किया है। तो अब चरखा चलाने का काम केवल स्त्रियों का नहीं रह गया है, बल्कि अब पुरुष भी इसको चला सकते हैं। तो इसीलिए यहां पे लिखा है पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार तोड़ने में मदद की। मानसिक श्रम का मतलब क्या था? लोगों के मन में ये बैठा हुआ था चरखा चलाने का काम केवल औरतों का है। तो यहां पर ये बदलाव समझ रहे हैं आप? बहुत बड़ा बदलाव है ये। इसके लिए भी गांधी जी का योगदान जाता है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें हम नोट डाउन करेंगे। हमने 7वां पॉइंट लिखा है। 8वां पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। यह आपका 8वां पॉइंट है। इसी में सब पॉइंट। गांधी जी के प्रति लोग आदर व्यक्त करते हुए उन्हें अपना महात्मा कहने लगे। ये 8वें का पहला सब पॉइंट है। इसी में आगे 8वें का सेकंड सब पॉइंट, सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित
मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। यह 8वें का सेकंड सब पॉइंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चरखे के बारे में महात्मा गांधी क्या विचार हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गांधी जी आधुनिकता में जो मशीनीकरण है इसके खिलाफ थे। गांधी जी का मानना यह था कि जो सच्चा भारत है ना, वो गांव में बसता है। अगर आपको रियल भारत की झलक देखनी तो आप उसके गांव को जाइए। गांव में अगर आप जाएंगे तो गांव में आपको वास्तविक भारत की झलक मिलेगी। तो गांधी जी जो है पाश्चात्य आधुनिकीकरण के समर्थक नहीं थे, उसके विरोधी थे। महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया था के घोर आलोचक थे। उन्होंने चरखा को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमामंडित नहीं किया जाएगा। इससे भी अधिक चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता था तथा उन्हें स्वावलंबी बना सकता था। देखिए इसके कई मकसद हैं। एक तो यह है कि हम स्वावलंबी बने, अपने जो पारंपरिक लघु कुटीर उद्योग हैं, हमारा हस्तशिल्प है, उसको प्रमोट करें। एक तो ये लक्ष्य था गांधी जी का। दूसरा लक्ष्य ये भी था, अगर मान लीजिए गांधी जी वेस्टर्न कल्चर को, पाश्चात्य जो आधुनिकीकरण है उसको अडॉप्ट कर लेते तो उसको अडॉप्ट करने में दिक्कत ये थी क्योंकि पाश्चात्य की जो तकनीक थी, मशीनी थी, वो काफ़ी महंगी थी और मशीनों को कौन खरीद सकता था। मशीनों को जो भारत का आविजात्य वर्ग है, गरीब वर्ग तो नहीं खरीद सकता था। जो भारत के संपन्न संभ्रांत लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, वही मशीनों को खरीद सकते थे। और जब वो मशीन खरीद कर कारखाने लगाते तो ऐसे में गरीब आदमी इनका नौकर बनकर रह जाता। गरीब आदमी कभी मालिक नहीं बन पाता। अब चरखा एक ऐसी चीज़ है, चरखा घर घर में पाया जाता है, तो चरखा चलाकर स्वावलंबी बनने का मतलब ये है कि हर किसी को रोजगार मिलेगा। सब अपने मर्जी की, सब अपने खुद से स्वावलंबी है, किसी का कोई गुलाम नहीं है। तो इस वजह से भी गांधी जी ने चरखा को प्रमोट किया है। अब देखिए इसी में ही आगे आप लिखेंगे 8वें का थर्ड सब पॉइंट, महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया था के घोर आलोचक थे। इसी में चौथा सब पॉइंट, उन्होंने चरखा को एक ऐसे मानव के समाज के प्रतीक के रूप में देखा। ऐसे आप लिखेंगे, उन्होंने चरखा को मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा, विराम। चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता था तथा उन्हें स्वावलंबी बना सकता था। तो चलिए 8वें का आपने चौथा सब पॉइंट लिख लिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गांधी जी के बारे में बताया है, गांधी जी जहां जहां जाते थे उनके स्वागत में कितनी कितनी पब्लिक इकट्ठी हुई है, उसका विवरण यहां दिया हुआ है। वहां के जो स्थानीय अखबारों ने रिपोर्टिंग की है, ये गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र ने रिपोर्ट लिखी है। जैसे नूनखार, देवरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा और कुसुमही स्टेशनों पर 15 से 20 हज़ार से कम लोग नहीं थे। महात्मा जी कुसुमही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पर 10,000 से कम लोग नहीं थे। समझ रहे हैं आप, मतलब कितना ज़्यादा गांधी जी का क्रेज था उस समय। जैसे आज वर्तमान में आप मोदी जी का देखते हैं, उसी तरह गांधी जी का था। अब देखिए गांधी जी के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, तो वो बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। गांधी जी के बारे में, क्योंकि गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही थी, और जब किसी व्यक्ति की लोकप्रियता बढ़ती है तो लोग उसको चमत्कारिक या उसको किसी ऐसे महान देवता का अवतार बता देते हैं जिससे कि समाज का उद्धार होगा, और ये हर किसी के साथ है। अब देखिए मैं समकालीन जो व्यक्ति हैं अभी वर्तमान में, जो मैंने देखा सुना है और जो मैंने महसूस किया है, मैं वही बताऊंगा। जैसे आपने जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए 2014 में, तो उनके बारे में भी तरह तरह की बातें कि नास्ट्रेदम ने ये भविष्यवाणी की थी कि आज से इतने साल बाद ये व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति होगा। इस तरह की चमत्कारिक बातें जो है ना, जब कोई व्यक्ति पॉपुलर होता है उसके साथ की जाने लगती हैं, जिससे कि उसकी महिमा और बढ़े, उसको और ज़्यादा महिमामंडित किया जा सके। तो वैसी ही चमत्कारिक शक्तियों की अफवाह जो थी गांधी जी के साथ उड़ाई जाने लगी और लोग उनके और ज़्यादा फैन होते गए। गांधी जी जहाँ भी गए वहीं उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गईं। कुछ स्थानों पर यह भी कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफों में सुधार के लिए भेजा गया है। इस तरह की भी अफवाहें फैली कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए और उनकी फसल चौपट हो गई। यानी इस तरह का लोगों ने भय व्याप्त कर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति गांधी जी की आलोचना करेगा तो उसको कुछ ना कुछ नुकसान होगा। गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी भारतीय किसानों के लिए एक उद्धारक के रूप में सामने आए।
यानी कि जो देवदूत के रूप में, उद्धारक के रूप में सामने आए थे। इसके अलावा आगे यहाँ पर गांधी जी के बारे में और चीज़ें बताइए। जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी व पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव की वजह से वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे। ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखिए, महात्मा गांधी जेल में हैं, जैसा कि आपको पता है। मार्च 1922 में चौरा चोरी कांड के बाद असहयोग वापस ले लिया गया है। ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 साल की सजा सुनाई है। गांधी जी जेल में हैं। अब जेल में होने के उपरांत कांग्रेस सक्रिय है। कांग्रेस ने क्या क्या काम किया है वो बताया गया है। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। चूंकि गांधी जी जो थे कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो गांधी जी ने यह कहा कि अब तक जो आप राष्ट्रवादी संदेश देते थे, जो कि आप अपने उच्च वर्ग जो उस समय पढ़े लिखे थे, तो आप लोग अंग्रेजी में देते थे, लेकिन आप लोग अगर जनसामान्य को आप लोगों को जोड़ना है तो आप मातृभाषा में जन संदेश दीजिए ताकि लोग भी उससे जुड़ पाएं। तो ऐसे करके कांग्रेस ने इनकी बात मानी है और कांग्रेस ने अपनी जो भी संदेश दिए हैं वो मातृभाषा में देना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे करके जनता का जो आम वर्ग है, जिसमें मजदूर है, किसान है, साइड में हाशिए पर जो लोग हैं वो भी इसमें अब जुड़ने लगे हैं। तो देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, 9वां पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे, गांधी जी के जेल जाने के बाद भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई। इसी में सब पॉइंट, रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। ये आपका 9वें का सब पॉइंट है। कुछ चीजें और बताई गई हैं। अब तक कांग्रेस के समर्थकों में कुछ बहुत ही समृद्ध व्यापारी और उद्योगपति शामिल हो गए थे। भारतीय उद्यमियों ने यह बात जल्दी ही समझ ली कि उनके अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज जो लाभ पा रहे हैं, स्वतंत्र भारत में ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। यानी कुछ भारतीय व्यापारियों को समझ में आने लगा कि अभी जो हमारे अंग्रेज कंपटीटर हैं उन्हें जो लाभ मिल रहा है, अगर हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो उन्हें वो लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इससे फायदा कैसे होगा? इससे फायदा भारतीय व्यापारियों को ही होगा। तो जीडी बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। यानी कुछ लोग जो थे, जो ब्रिटिश सरकार के भी हितैषी थे और इधर गांधी जी से समर्थित भी थे, गांधी जी को भी मानते थे, तो उन लोगों ने साइलेंट होकर गांधी जी का समर्थन किया है। जीडी बिरला जैसे कुछ उद्यमी हैं, इन्होंने खुले तौर पर इनका समर्थन किया है। तो यहां पर आप 9वें का सेकंड सब पॉइंट नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे, जीडी बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने, यहां पर रुकिए, यहां पर अभी आप 10वां पॉइंट कर दीजिए। 10वें पॉइंट में आप लिखेंगे, गांधी जी के प्रशंसकों में गरीब किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे। ये 10वां पॉइंट है। 10वें का सब पॉइंट आप लिखेंगे, जीडी बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। ये 10वें का सब पॉइंट है। अब देखिए, इसी दौरान 1917 से लेकर 22 के दौरान भारतीयों का एक प्रतिभाशाली वर्ग, जो कि पढ़ा लिखा वर्ग था, ये यहां पर इस आंदोलन से जुड़ गया है। इनमें महादेव देसाई हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, जेवी कृपलानी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, अबुल कलाम आजाद हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरोजनी नायडू हैं, गोविंद वल्लभ पंत हैं और सी राजगोपालाचारी के सब शामिल थे। तो इन सब ने भी अपने आप को गांधी जी से जोड़ लिया है। इसमें आप लिखेंगे, महादेव देसाई, 10वें का सेकंड सब पॉइंट, महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और सी राजगोपालाचारी जैसे लोगों ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया।
ठीक है, ये 10वें का सेकंड सब पॉइंट है। इसके बाद गांधी जी का क्या होता है, महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए हैं और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े को बढ़ावा देने और छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया है। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसी जो सामाजिक बुराइयां हैं इनसे मुक्त होना पड़ेगा, तभी वो स्वतंत्रता के लायक बन पाएंगे। नहीं, जब तक हम अपनी कुरीतियों को, समाज में व्याप्त कुरीतियों को नहीं खत्म करेंगे तब तक भी हम स्वतंत्र नहीं माने जाएंगे, ऐसा इनका मानना था। अब इसी में ही देखिए 11वां पॉइंट आप कर दीजिए यहां पर 10वें की जगह। इसमें आप लिखेंगे महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े ब्रैकेट में खादी को बढ़ावा देने और छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। इसके अलावा ये हिंदू मुस्लिम एकता के भी पैरोकार थे, तो उन्होंने इस दिशा में भी कार्य किए हैं। ठीक है, तो हमारे 11 पॉइंट यहां तक हो गए हैं। इसके बाद आपकी हेडिंग पड़ती है नमक सत्याग्रह। जैसा कि आपको पता है, मार्च 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें 6 साल की सजा भी सुनाई गई है। गांधी जी 6 साल की सजा पूरी कर पाते इससे पहले ही उन्हें 1924 में जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहा होने के उपरांत गांधी जी ने कोई बड़ा आंदोलन तो नहीं चलाया है, उन्होंने अपना ध्यान जो है समाज सुधार में लगाया है। इस समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, जैसे छुआछूत है, बाल विवाह है, विधवा विवाह है, तो इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अपना ध्यान जो है समाज सुधार में लगाया, समाज के कार्यों में लगाया है। इसके बाद आ जाता है वर्ष 1928। 1928 में गांधी जी ने सोचा है कि अब फिर से राजनीति में एंट्री करते हैं। तो 1928 में 2 घटनाएं और घटित हुई। एक तो 1928 में साइमन कमीशन आया है और 1928 में ही यहां पर बारदोली सत्याग्रह हुआ है। अब देखिए, साइमन कमीशन के बारे में यहां पे बताया गया है। साइमन कमीशन जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, इसके विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था, क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेजी लोग थे। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, उन्होंने इसे अपना आशीर्वाद दिया, यानी अपना इनडायरेक्टली समर्थन दिया। इसी वर्ष बारदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा किया, उसमें भी शामिल नहीं हुए हैं, बस अपना आशीर्वाद दिया है। तो देखिए, यहां पर कुछ पॉइंट नोट डाउन करेंगे। 12वां पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे। इसी में आप लिखेंगे 1928 में सभी स्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन, जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। इसी में ही अगला सब पॉइंट, इसी वर्ष बारदोली में किसान सत्याग्रह भी किया गया था, या इसी वर्ष बारदोली में किसान सत्याग्रह भी हुआ था। अब इसी में थर्ड सब पॉइंट के रूप में लिखेंगे, गांधी जी ने स्वयं इन दोनों आंदोलनों में भाग नहीं लिया, पर उन्होंने इनको अपना आशीर्वाद दिया था, यानी इनडायरेक्ट समर्थन किया था। यह आपका 12 का थर्ड सब पॉइंट हो जाएगा। 1928 के बाद 1929 का दौर आ जाता है। अब यहां पर एक युवा नेता है जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, तो वो यहां पर राजनीति में उनकी एंट्री हुई है। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया था। जवाहरलाल नेहरू जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था और पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की इन्होंने उद्घोषणा की, यानी इन्होंने जो लाहौर अधिवेशन है जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की है और इसी अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा की है। जब पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई है, उसी के साथ राजनीति में एक बार से फिर से सरगर्मी बढ़ गई है। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी के दिन ही जवाहरलाल नेहरू ने रावी तट पर तिरंगा फहराया था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। गांधी जी ने फिर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कैसे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना चाहिए। तो जैसे बताया है,
उन्होंने कहा है कि यदि उद्घोषणा सभी गांवों और सभी शहरों यहाँ तक कि अच्छा होगा अगर सभी जगहों पर एक ही समय में संगोष्ठियां हों तो और अच्छा होगा। यानी जब जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर इस जो जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की है, अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज और स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाया है और रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया है, उसके बाद गांधी जी एक्टिव हो गए हैं। गांधी जी को लगने लगा है कि अब हमारे उठने का समय आ गया है, क्योंकि अब सही समय है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से, यहाँ तीर के लिखा हुआ है तरीका होगा, तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए। दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में लगाया जाए, चाहे वह चरखा चलाने में हो या फिर कोई अन्य कार्य हो, सूत कताई हो अथवा अछूतों की सेवा अथवा हिंदुओं और मुसलमानों का पुनर्मिलन, इस तरह के कुछ सामाजिक सद्भाव वाले कार्य किए जाएं। तो ये गांधी जी ने संदेश दिया। इसके बाद गांधी जी ने ये संदेश दिया है। तो देखिए यहां पर हम 13वां पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। इसी में सब पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष चुना गया और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा हुई। ये 13 का पहला सब पॉइंट है। 13 का सेकंड सब पॉइंट, 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये इसी अधिवेशन का परिणाम है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो आपने यहां पर 13 के 2 सब पॉइंट यहां पे नोट डाउन कर लिए हैं। देखिए हम यहां पे पॉइंट टू द पॉइंट चल रहे हैं, तो 13 के 2 पॉइंट आपने लिख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के बाद गांधी जी एक नया आंदोलन चलाने के लिए एक्टिव हो गए हैं। गांधी जी को उसी समय एक नया मुद्दा मिल गया। उस समय ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून बनाया था, जिसके तहत नमक उत्पादन करने का जो एकाधिकार था वो राज्य के हाथ में आ गया था। यानी कहने का मतलब यह है कि अब नमक का उत्पादन केवल सरकार ही कर सकती थी। स्थानीय स्तर के किसान या स्थानीय स्तर के व्यापारी नमक नहीं बना सकते थे और सरकार नमक का उत्पादन करवाकर नमक पर जमकर टैक्स वसूल रही थी। गांधी जी का मानना यह था कि नमक जो है हर भारतीय के घर में खाया जाता है और नमक प्रकृति में अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध भी है। तो अंग्रेज कौन होते हैं इस पर टैक्स लगाने वाले? अंग्रेज कौन होते हैं इस पर अपना एकाधिकार जमाने वाले? तो नमक कानून के विरोध में इन्होंने दांडी मार्च निकाला है। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, इसको तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो नमक कानून के खिलाफ गांधी जी ने यहां पर एक मार्च निकाला है। गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना उस समय के जो वायसराय हैं लॉर्ड इरविन, इनको दी है। हालांकि लॉर्ड इरविन को लगा है कि यह सामान्य यात्रा है, इससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा दूरगामी असर भी हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया और 3 हफ्तों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी के तट पर पहुंचे हैं और वहां पर नमक उठाकर इन्होंने नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया है। तो ये इनकी गांधी जी की दांडी यात्रा है। तो यहां पर हम लोग 14वां पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे गांधी जी ने घोषणा की 1930 में गांधी जी ने घोषणा की कि वे नमक कानून जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। ये आपका 14वां पॉइंट है। इसी में पहला सब पॉइंट, गांधी जी ने अपनी
नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी। ये 14 का पहला सब पॉइंट है। इसी में सेकंड सब पॉइंट, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। इसी में सेकंड थर्ड सब पॉइंट, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर सरकार का विरोध किया या कानून का विरोध किया, नमक कानून का विरोध किया। ठीक है, ये 14 का थर्ड सब पॉइंट है। अब देखिए यहां पर वही सब कहानी है, नमक सत्याग्रह क्यों किया है। तो इन महात्मा गांधी के जो पत्र वगैरह हैं इसमें उन्होंने लिखा है क्यों नमक सत्याग्रह किया है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए यहां पर 14 में का ही आप फोर्थ सब पॉइंट और नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे। ये 14 का चौथा सब पॉइंट है। यहां पर इस बात की ओर ध्यान दिया गया है कि केवल गांधी जी अभियान नहीं चला रहे थे, कुछ अन्य स्थानों पर लोग अपने स्थानीय मुद्दों के साथ भी अभियान चला रहे थे। असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थीं। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वे और उनके मवेशी जंगलों में नहीं जा सकते थे, जहां एक जमाने में वे बेरोक टोक घूमते थे। इसके अलावा कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार जो है हड़ताल पर चले गए हैं। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया है और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया है। तो कुछ कुछ यहाँ पर 1920-22 की तरह यहाँ पर देखने को फिर से मिल रहा है। तो वो सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब देखिए जब इन्होंने अपनी नमक यात्रा कर रहे थे, दांडी की यात्रा कर रहे थे, उस दौरान गांधी जी ने कुछ लोगों को संबोधित भी किया, ऊंची जात वालों को संबोधित भी किया है। गांधी जी ने ऊंची जात वालों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य करों के खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। यानी गांधी जी ने जो 1924 के बाद समाज सुधार का जो बीड़ा उठाया था, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने आंदोलन में समाज सुधार को लेकर बातें लोगों से कही हैं, जो कि आपको यहां पर दिख रही हैं। अब देखिए यहां पर आगे फिर पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्टों में लिखा था कि गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द शामिल हो रहे हैं, यानी सभी लोग, सभी धर्म, सभी जातियों के लोग नमक कानून में हिस्सा ले रहे थे, ऐसा पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया। अमेरिका की समाचार पत्रिका है टाइम, ये अक्सर गांधी जी का उनके आंदोलनों के दौरान मजाक उड़ाती थी, खास करके उनकी कदकाठी को लेकर, उनके शरीर को लेकर, जैसे तकुए जैसे शरीर, मकड़ी जैसे पेड़ू। तो जब ये गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे, इस पत्रिका को विश्वास नहीं हो रहा था, यानी समाचार पत्रिका टाइम को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी लंबी यात्रा एक मरियल सा दिखने वाला आदमी अकेले पैदल कर रहा है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने इसको लेकर गांधी जी के ऊपर तरह तरह के दावे किए। जैसे दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है, लेकिन बाद में पत्रिका को अपनी गलती रियलाइज हुई है और पत्रिका ने महात्मा गांधी पर व्यंग्य करने बंद कर दिए हैं। पत्रिका को रियलाइज हुआ कि गांधी जी ने वाकई में यात्रा खुद से चलकर पूरी की है। फिर टाइम ने लिखा है, इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। अब ये बात इसने प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के ऊपर कही है। यानी आप समझ सकते हैं शुरुआत में गांधी जी का भी मजाक उड़ाया गया है। यहां पर फिर दांडी यात्रा के बाद इन्हें जेल हुई थी और जेल के बाद 1931 में छूटे हैं। उसके बाद इलाहाबाद में ये रणनीति बना रहे हैं, उसी का चित्र है ये। तो यहां पर वही है 1931 में जेल से छूटने, जनवरी 1931 में जेल से महात्मा गांधी की रिहाई के बाद आंदोलन की भावी योजना के बारे में। तो 1930 में जेल गए हैं नमक कानून तोड़ने के विरुद्ध में और 1931 में फिर से रिहा हुए हैं। तो देखिए हमने 14 का चौथा सब पॉइंट लिख लिया है। 14 का 5वां सब पॉइंट और लिख लेना।
जनवरी 1931 में जेल से महात्मा गांधी की रिहाई हुई। 14 का 5वां सब पॉइंट हो जाएगा। संवाद में समझाया गया है कि नमक यात्रा जो है ये किन कारणों से बहुत ज़्यादा फेमस या उल्लेखनीय है। तो इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि यही वह घटना थी जिसके चलते जो महात्मा गांधी हैं ये दुनिया भर की नज़र में आए हैं, यानी कि अमेरिका के टाइम जैसे समाचार पत्र ने भी उनका लोहा मान लिया है कि वास्तव में मरियल से दिखने वाली इंसान में भी कुछ तो बात है। दूसरी बात यह है कि यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि नमक जो है किचन से जुड़ा हुआ था और किचन पर उस समय महिलाओं का एकाधिकार था। तो जब नमक पर बात आई तो महिलाओं को भी लगा कि इसके लिए हमें समर्थन देना चाहिए, तो महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। ये कथन कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है कि किस कार्यकर्त्री ने महात्मा गांधी को अपने आंदोलनों में औरतों को शामिल करने की सलाह दी थी। तो ये थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऐसे करके कई बार प्रश्न ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा कारण क्या है? नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। क्योंकि नमक यात्रा को जो समर्थन मिल रहा था वो समर्थन ठीक वैसा ही समर्थन था जैसा 1920 के बाद असहयोग आंदोलन को मिला था। तो अंग्रेजों को लगा था कि एक बार फिर से जनता सक्रिय हो रही है और इस बार तो हमें पीछे हटना ही पड़ेगा और इनको इनका हिस्सा देना पड़ेगा। तो यहां पर आप 15वां पॉइंट नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे नमक यात्रा 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। नमक यात्रा 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। इसमें पहला सब पॉइंट, यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नजर में आए। एग्जाम्पल अमेरिकी टाइम समाचार पत्र, उदाहरण लिख देना, उदाहरण अमेरिकी प्रेस, ठीक है, ऐसे लिख देना उदाहरण, ठीक है। सेकंड सब पॉइंट, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये 15 का सेकंड सब पॉइंट। अब इसके बाद यहां पर आप नोट लगा दीजिए, ठीक है, और नोट में ये लाइन यहां से लेकर यहां तक लिख दीजिए। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। इसको हाईलाइट कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें थर्ड सब पॉइंट, नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। ये 15 का थर्ड सब पॉइंट है। तो जैसा कि नमक यात्रा के बाद अंग्रेजों को रियलाइज हो गया है तो अब अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ उपाय निकालने की सोची है। इस दिशा में ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया गया है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया कि कैसे भी करके बातचीत करके हल निकाला जाए। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इसी कारण यह निरर्थक साबित हुआ। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया और अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुई। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी है जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। देखिए, जो गांधी जी ने दांडी मार्च चलाया था या 1930 के 28 के बाद जो गतिविधियां चल रही थी गांधी जी की, उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। सविनय अवज्ञा, देखिए फिर से मैं यहां पर पृथक करके लिख रहा हूं, सविनय अवज्ञा। इसका मतलब आप समझ लीजिए, सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है। सविनय का मतलब होता है, विनय का मतलब है कि विनय पूर्वक। सभय का मतलब ये है कि हम विनय के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपकी सरकार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, सविनय अवज्ञा का मतलब ये हुआ। तो गांधी जी ने जो मूवमेंट चलाया था दांडी मार्च के जरिए, वो सविनय अवज्ञा का ही पार्ट था कि हम ब्रिटिश सरकार से ये आग्रह पूर्वक कह रहे हैं, इसके लिए किसी हिंसा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम अहिंसक पूर्वक कह रहे हैं कि हम आपकी सत्ता को, आपके वर्चस्व को नहीं मानेंगे। तो देखिए यहां पर 16वां पॉइंट आप लिखेंगे।
इसमें आप लिखेंगे ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजनेताओं से बात करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। इसमें पहला सब पॉइंट, पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए और अंततः यह विफल रहा नहीं, पहला गोलमेज सम्मेलन जो है विफल हो गया है। अब देखिए इसके बाद क्या घटना क्या हुआ है। जनवरी 1931 की घटना घटित हुई है। इसमें सेकंड सब पॉइंट में लिखेंगे जनवरी 1931 में गांधी जी की रिहाई के बाद उनकी वायसराय के साथ गांधी इरविन समझौते पर, वायसराय उस समय इरविन थे, वायसराय के साथ गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी, जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। तो यह आपका गांधी इरविन समझौता है। ठीक है, अब देखिए आपने पहला गोलमेज सम्मेलन देख लिया, पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद जो हुआ है वो आपने देख लिया। अब जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है उसमें क्या हुआ है वो भी देखेंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में, यह भी लंदन में आयोजित हुआ है। इसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का यह कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। अब वहां पर गांधी जी के अलावा भी कुछ लोग और थे, जैसे उसमें मुस्लिम लीग के लीडर भी थे। तो मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। यहाँ पे राजे रजवाड़ों के प्रतिनिधित्व भी थे, राजे रजवाड़ों के शासक भी थे। तो राजे रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चुनौती वहां पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रस्तुत कर रहे थे। बी.आर. अम्बेडकर ने निचली जातियों के लिए सेपरेट प्रतिनिधित्व मंडल की मांग की थी। तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक बी.आर. अम्बेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो ये जो सम्मेलन हुआ है दूसरा वाला, ये भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है और एंड में गांधी जी को फिर खाली हाथ लौटना पड़ा है। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया है और नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। यानी लॉर्ड इरविन के टाइम पर जो समझौता हुआ था उसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। अब चूंकि दूसरा सम्मेलन जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, तो मजबूरी में गांधी जी को फिर से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करना पड़ा है। अब इस समय वायसराय चेंज हो गए हैं, अब वायसराय आ गए हैं लॉर्ड विलिंगडन, और लॉर्ड विलिंगडन जो है गांधी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं, बहुत बुरा मानते हैं। अब देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो दिक्कत है उसके बारे में बताया गया है। समस्या क्या थी, इसके ऊपर महात्मा गांधी पृथक निर्वाचिका के बारे में समस्या क्या है। गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दमित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव के खिलाफ अपनी दलील पेश करते हुए कहा, अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान करने से उनकी दास्ता स्थायी रूप ले लेगी। पृथक निर्वाचिका से उनके प्रति कलंक या भाव और मजबूत हो जाएगा। पृथक निर्वाचिका का मतलब समझ रहे हैं कि एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहां पर केवल और केवल डिप्राइव्ड क्लास के लोग ही वोटर होंगे और डिप्राइव्ड क्लास के कैंडिडेट ही चुनाव में उतरेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि वो क्षेत्र अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में वो लोग समाजीकरण नहीं कर पाएंगे, अन्य जातियों के साथ घुल मिल नहीं पाएंगे। जैसे होता है ना कि कुछ मोहल्ले जो होते हैं अन्य मोहल्लों से कट जाते हैं, तो वही यहाँ पर होता है कि घेटोजाइजेशन शब्द सुना होगा आपने, कि जब एक ही जगह पर किसी एक जाति विशेष या धर्म विशेष की जो बस्तियों के लोग हैं एक जगह एकत्रित होने लगे और अन्य समाजों से उनका कॉन्टेक्ट कटने लगे, उस तरह की स्थिति को घेटोजाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो
इस तरह की पृथक निर्वाचिका की डिमांड जो कर रहे थे, तो गांधी जी का मानना यह था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो आपका क्षेत्र अलग हो जाएगा, भाई आप जिस क्षेत्र में आपका जो जाति रहती होगी केवल वही वोटर होगी और उसी जाति के लोग जो है कैंडिडेट के रूप में खड़े होंगे, तो ऐसे में वो क्षेत्र जो है भारत के अन्य क्षेत्रों के साथ समायोजित नहीं हो पाएगा और अन्य जातियों के साथ भी वो समायोजित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने बी.आर. अम्बेडकर की इस डिमांड को खारिज कर दिया। तो देखिए यहां पर इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, 16वां पॉइंट आपने लिख लिया है, अब 17वां पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ, जिसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। इसी में पहला सब पॉइंट, गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इसी में सेकंड सब पॉइंट, इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। डैश लगा के लिखेंगे मुस्लिम लीग, कॉमा राजे रजवाड़ी, कॉमा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यानी कि जो महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी, जो कांग्रेस पार्टी है पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, इस दावे को 3 पार्टी, तो 3 पार्टियों में कौन कौन है? 3 पार्टियों में मुस्लिम लीग है, राजे रजवाड़ी हैं और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। इन 3 लोगों ने इस बात को चुनौती दी है। ठीक है, ये आपका 17 का सेकंड सब पॉइंट है। तो देखिए यहां पर केवल इन पार्टियों के नाम लिखने हैं, जैसे मुस्लिम लीग, कॉमा राजे रजवाड़े और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब इसी में ही आगे 17 का थर्ड सब पॉइंट, यह सम्मेलन भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, यह सम्मेलन भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए भारत लौटने पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिया। 17 का तीसरा सब पॉइंट है, यह सम्मेलन भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए भारत लौटने पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिया या फिर से शुरू कर दिया। अब देखिए गांधी जी के जो पृथक निर्वाचिका की जो डिमांड की गई थी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, उसके बारे में गांधी जी के जो विचार हैं वो यहां पर बताए हैं। अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, इसके बाद आप नोट लगा देंगे। इसमें आप लिखेंगे गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव के खिलाफ अपनी दलील पेश करते हुए कहा था। फिर डबल कोट्स में आप लिखेंगे अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान करने से उनकी दास्ता स्थायी रूप ले लेगी। इसी में आगे पृथक निर्वाचिका से उनके प्रति कलंक का यह भाव और मजबूत हो जाएगा। तो आपने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो बात कही है कि कांग्रेस नीची जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, हमें पृथक निर्वाचक चाहिए, निर्वाचक मंडल चाहिए, तो इस बात के विरोध में गांधी जी ने जो दलील दी है, वो दलील का जो कुछ लाइन है वो मैंने आपको यहां पर नोट के रूप में लिखवा दी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन पर आ गए हैं। गांधी रिबन समझौता खत्म हो गया है, खारिज हो गया है। गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया है और अब यहां पर नए वायसराय का टाइम है, वो है विलिंगडन। अब देखिए यहां पर आगे बताया, महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया। उनका मानना था कि ऐसा करने पर समाज की मुख्य धारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा और वे सवर्ण हिंदुओं से हमेशा के लिए अलग रह जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे अलग रह जाएंगे।
तो इस वजह से गांधी जी ने कभी पृथक निर्वाचिका का समर्थन नहीं किया। अब देखिए, एक तरफ तो गांधी जी हैं, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट कर दिया है और विलिंगडन इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। विलिंगडन ने लिखा था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। यानी इसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो आप समझ देख पा रहे हैं, उसके शब्दों में देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो 17 का थर्ड सब पॉइंट लिखा है, इसी में थोड़ी अगर जगह हो तो इसमें आप लिख लेना लॉर्ड विलिंगडन वायसराय। जैसे यहाँ जगह हो, आंदोलन शुरू कर दिया तो आपको पता चल जाएगा इसके किसके समय में शुरू हुआ। दूसरी बात सविनय अवज्ञा, तो इसके आगे आप विराम के आगे लिख देना नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन, इनके टाइम में दूसरी बार सविनय अवज्ञा स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो हमें विलिंगडन के बारे में अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, इसी में विराम के आगे ब्रैकेट में लिख देना नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन। तो आपको संकेत मिल जाएगा कि अब ये नए वायसराय विलिंगडन के टाइम में ये स्टार्ट किया गया है। बहरहाल गोलमेज सम्मेलन का रिजल्ट कोई निकला नहीं है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने फिर से यहाँ पर एक अपनी चाल चली है। 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। 2 साल बाद सीमित मताधिकार पर चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली है। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। यानी कैसे भी करके, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को लगने लगा था कि अब भारतीयों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, अब केवल बहाने बनाने से बात नहीं चलेगी, तो उन्होंने सीमित प्रतिनिधित्व के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया है और यहाँ पर प्रतिनिधि की सीमित व्यवस्था का आश्वासन दिया है। तो उसके 2 साल बाद यहाँ पर 11 प्रांतों में चुनाव हुए हैं, जिनमें 8 प्रांतों में कांग्रेस जो है बहुमत से जीत कर आई है। अब इसके बाद क्या होता है, सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया है, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर और नाजियों के कट्टर आलोचक थे। तदनुरूप उन्होंने फैसला लिया, अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हों तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। गांधी जी को लगा था कि यह अवसर है, अगर हम अंग्रेजों के सामने कंडीशन रख दें कि अगर हम आपकी मदद करें तो आपको हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, लेकिन अंग्रेज मानने को तैयार नहीं हुए। तो बहरहाल इस बात के विरोध में जो ये 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, इन्होंने सबने इस्तीफा दे दिया है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 1939 में इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे करके यहाँ पर 1945 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जिसके तहत कुछ सीमित प्रतिनिधि व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था, वो बात कैसे नहीं बन पाई है, वो बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आप 18वां पॉइंट यहाँ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। 18 का पहला सब पॉइंट। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए, जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। ठीक है, यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। सेकंड सब पॉइंट, सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तदनुरूप गांधी जी ने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद तदनुरूप कांग्रेस ने कर देना, गांधी ने नहीं, कांग्रेस ने। तदनुरूप कांग्रेस ने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हों तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में
सहायता दे सकती है। ये 18 का सेकंड सब पॉइंट है। 18 का थर्ड सब पॉइंट, सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। देखिए यहां पे फिर कुछ चीजें और भी हुई हैं। ये लॉर्ड लिनलिथगो के साथ बैठक के लिए जा रहे हैं महात्मा गांधी। 1939 की बात है। जिस समय इस्तीफा दिया गया उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। उन्हीं के साथ ये प्रपोजल रखा गया था, उन्हीं के सामने प्रपोजल रखा गया था। और जब वायसराय ने बात नहीं मानी है तो कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया है। तो यहां पर वही चित्र दिखाया गया है, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के साथ बैठक के लिए जाते हुए। तो देखिए आप लोग यहां पर भी हिंट दे दीजिए, यहां पर भी ब्रैकेट में आप लिख देना वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, ब्रैकेट बंद कर देना, जिससे कि आपको हिंट मिल जाए कि ये जो वार्ता हुई है ये वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो से हुई है और उन्होंने इसको खारिज कर दिया है, जिससे कि ये प्रस्ताव पारित ही नहीं हो पाया, टूट गया है। फिर अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की गतिविधि जान लीजिए। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। अब राजनीतिक भूतल से काफी जटिल हो गया था। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया, यह अब कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन, तीन धुरियों के बीच का संघर्ष था। यानी अब त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया। अब तक तो यहां पर कांग्रेस थी और ब्रिटिश शासन था, अब यहां पर क्या है, मुस्लिम लीग भी आ गई है। अब तीनों ही लोग अपनी अपनी डिमांड कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स अड़े पड़े हैं, इधर कांग्रेस वाली डिमांड कर रहे हैं, इधर मुस्लिम लोग भी आ गए हैं। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी, जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य जो हैं भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे। लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो हैं ये कट्टर साम्राज्यवादी थे, और जो कट्टर साम्राज्यवादी व्यक्ति होगा वो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध करेगा। तो ये इस बात के फेवर में नहीं थे कि भारत को स्वतंत्रता दी जाए। 1942 के वसंत में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों की भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। और इस बात को लेकर ये वार्ता फिर से टूट गई है। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति आए हैं ये व्यक्ति भी यहाँ पर क्रिप्स मिशन इनके फेवर में भेजा गया है। स्टैफर्ड क्रिप्स, इनके सामने प्रस्ताव ये रखा गया है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर ये वार्ता टूट गई है और 1942 का जो प्रयास था ये भी फिर असफल रहा है। तो यहां पर 19वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 1942 में विंस्टन चर्चिल ने, नाम पूरा लिख देना, इनका जो पूरा नाम है क्या है, विंस्टन चर्चिल है। 1942 में विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। इसी में सब पॉइंट, कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। और इसी बात पर यह वार्ता टूट गई है। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करने को लेकर वार्ता टूट गई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल हमने यहां पर पार्ट 1 जो है ये समाप्त कर लिया है। चूंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है
और आप जैसा कि जानते हैं आपका प्रीलिम्स भी नज़दीक आ रहा है, यूपीएससी का भी, स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स भी आ रहे हैं, और यूपीएससी में खास करके यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अभी इसको ढंग से पढ़ लेंगे, ढंग से इसके नोट्स बना लेंगे, तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम में फ़ायदा मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, पॉइंट टू द पॉइंट नोट्स भी बनवाए हैं, ताकि आप जब भी इन्हें पढ़ें तो आपको एक बार में पूरा का पूरा अध्याय क्लियर हो जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।